अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल मईशत के हवाले से यह खबर सामने आई कि मार्च के महीने में तारीख की सबसे ज्यादा 4.1 अरब डॉलर्स तरसीलात ज़र आई। गवर्नर स्टेट बैंक ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि इस माली साल के लिए जो 26 अरब डॉलर्स बैरूनी फाइनेंसिंग और रोल ओवर की मद में दरकार थे, इसका बड़ा हिस्सा हो चुका। अब 2 अरब डॉलर्स की मजीद अदायगी करनी है। इस माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स रहेंगी और इस माली साल के बाकी 2.5 माह में IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद आने वाली किस्त और मजीद इनफ्लोज के बाद जून के आखिर में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। और आज मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक और मस्बत खबर सामने आई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती करेंसी की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी है। आउटलुक को मुस्तहकम रखा है। इससे पहले गुज़िश्ता बरस जुलाई में फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से अपग्रेड करके CCC+ कर दी थी और उस वक्त बताया था कि इस अपग्रेड की वजह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद बैरूनी फंडिंग के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा है, जबकि मुल्क के खसारों में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम भी इसकी वजह थी। और फिर आज फिच ने इस रेटिंग को CCC+ से मजीद अपग्रेड करके B- कर दिया है। और फिच के मुताबिक इस अपग्रेड की वजह यह एतमाद है कि पाकिस्तान बजट खसारों को कम करने और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से प्रोग्रेस करता रहेगा। फिच के मुताबिक ये तवक्को की जाती है कि टाइट इकनॉमिक पॉलिसी सेटिंग्स के सिलसिले का तसलसल रहेगा ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली होती रहे और बैरूनी फंडिंग की ज़रूरियात महदूद रहें, जबकि इन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में ख़तरात अपनी जगह बरकरार हैं और पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में तनाव और मार्केट वोलेटिलिटी पाकिस्तानी मईशत पर बैरूनी दबाव में इजाफा कर सकती है, मगर इन खतरात के असरात बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों के गिरने और पाकिस्तानी मईशत के बरामदाद और मार्केट फाइनेंसिंग पर कम इन्हिसार की वजह से कम हो जाते हैं। फिच के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान ने IMF के क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। खास तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और प्राइमरी बजट सरप्लस के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मगर टैक्स रेवेन्यू टारगेट के मुकाबले में कम रहा। सूबाई हुकूमतों ने एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफे के हवाले से कानून साजी कर ली है, जो कि एक अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। फिच के मुताबिक तवक्को है कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा GDP का 6% हो जाएगा और मीडियम टर्म में 5% हो जाएगा, जो कि गुज़िश्ता माली साल में GDP का 7% था। इस माली साल के लिए हमें तवक्को है कि प्राइमरी सरप्लस दुगने से भी ज़्यादा यानी 2% से ऊपर रहेगा। फिच के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की वजूहात में दरामदाद और महंगाई का तवक्कात से कम रहना भी शामिल है और ये टैक्स शॉर्टफॉल सूबाई हुकूमतों की तरफ से बड़े सरप्लस और अखराजात में कमी से ऑफसेट हो जाएगा। फिच ने मुल्क के कर्जों और महंगाई पर भी तबसरा किया है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान का डेट टू GDP 2023 के माली साल में 75% था, जो 2024 में घटकर 67% रह गया है, जबकि हमें तवक्को है कि औसत महंगाई 5% पर रहेगी, जबकि इस माली साल में पाकिस्तान की मईशत के 3% तरक्की करने की तवक्को है। फिच के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस पाकिस्तान की बरामदात को मुतासिर कर सकती हैं, जिसमें अमेरिका को टेक्सटाइल की बरामदात शामिल है, मगर कमोडिटी प्राइसेस में कमी इस असर को कम कर देगी। जबकि तरसीलात ज़र पाकिस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया है, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि इकोनॉमिक साइकिल से क़तई नज़र मुस्तहकम रहती हैं। फिच के मुताबिक इस माली साल में 8 अरब डॉलर्स के कर्जों की अदायगी करनी थी, जबकि अगले माली साल में 9 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी होगी। इसमें 13 अरब डॉलर्स के बायलेटरल डिपॉजिट्स और कर्जे शामिल नहीं हैं, जो बार बार रोल ओवर होते रहते हैं। इसके अलावा फिच ने मुल्क की सियासत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है। फिच के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों को 2024 के इलेक्शन के नतीजे में तवक्कात से कमज़ोर मैंडेट मिला, मगर बहरहाल कौमी असम्बली में उनके पास अक्सरियत मौजूद है और इसके साथ साथ उन्हें मुल्क की बाअसर मिलिट्री की हिमायत भी हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में कैद हैं और बहुत मकबूल हैं। इन पॉलिटिकल और इकनॉमिक फ्रैक्चर्स के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात एक मसला हैं। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मिला जुला रुझान रहा है और वो अक्सर मतलूबा रिफॉर्म्स करने में नाकाम रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर इत्तफाक राय पाया जाता है, वो भी वक्त के साथ कमज़ोर पड़ सकता है। इसके अलावा बड़े टेक्निकल चैलेंजेस भी होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम किया है और कहा है कि फिच का पाकिस्तान की रेटिंग B- करना मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। फिच के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मजीद तक़वियत मिलेगी। इस पेशरफ्त के बाद मजीद सरमायाकारी, तिजारत और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा
कि सनती तरक्की और इजाफी माली वसाइल भी दस्तियाब होंगे। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रखेगी। आने वाले वक्तों में मुल्की मईशत में मजीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसीज, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। ये जो आज आया है ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं। तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। इस दुराहे पे हम पहले भी आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले भी आई है। द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट दिस टाइम अराउंड कि वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि कोई सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी ना हो और कोई हमें कोई गोल्ड रश ना हो। हम बिल्कुल इस तरह इकोनॉमी को आगे लेकर चलें कि ये बूम एंड बस्ट साइकिल से हम बच सकें। जबकि आज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं उसके मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस माली साल के 8 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.9% कमी रिकॉर्ड की गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल और खाकान नजीब साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, ज़ाहिर है एक मस्बत डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का रेटिंग अपग्रेड हुई है। क्या असरात आप इसके पढ़ते देखते हैं और जो कमेंट्री है फिच की उसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब भाई, मेरे ख्याल में ये स्टेप अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, मगर जब से ये ट्रेड वॉर यूएस में शुरू हुई थी हमें लग रहा था कि ये कुछ डिले हो सकता है। मगर अच्छी खबर ये है कि इतनी बौछार होने के बावजूद यूएस अमेरिका की जो ट्रेड की जो जंग है, इसके बावजूद फिच ने ये मुनासिब समझा कि पाकिस्तान को एक स्टेप या एक नॉच बढ़ा दे। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक अच्छी खबर है। ऑप्टिक्स के लिए एक ऐसे टाइम पर जब हुकूमत PIA की और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, एक अच्छी खबर है। और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के रिजर्व्स तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हैं और वहाँ चैलेंजेस हैं कि बोरो करना थोड़ा सा दुश्वार है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि अब कुछ रेट्स पाकिस्तान को बेहतर मिल जाए। मगर मैं एक आम आदमी के लिए शादिब भाई ये समझाता चलूँ कि आज जो हमें फिच ने किया है तो हम उसी लेवल पे आए जो 2019-2022 में थे, माइनस B-। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 से पहले हम B+ थे। तो अगर हम फिच की रेटिंग को ही देखें तो हम 2018 से अभी भी पीछे हैं। 2022 वाले लेवल पे आ गए हैं और 2023, 24, 25 में तो हम C कैटेगरी में थे, उससे बेहतर है। तो हमारी कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, मगर अगर हम पिछले 20 साल का पाकिस्तान का मवाजना करें तो ऑन एन एवरेज हमारी रेटिंग यही रही है, या B रही है या B- रही है। खाकान जी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, आई थिंक कि ये ड्यू था कि पाकिस्तान को CCC से निकाला जाए, और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप CCC रेटिंग को डिटेल में जाकर समझें तो वो ये कहती है कि ये एक वेरी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऑन द डिफॉल्ट रिस्क। पाकिस्तान का आई थिंक ये 12-14 महीने पहले ये बात खत्म हो गई थी जब हम फंड के प्रोग्राम में आए, SBA किया और फिर EFF में चले गए। अब जो रेटिंग है वो ये कहती है कि लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो पाकिस्तान ने अटेन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं। अगर आप 25 में भी देखें, 26 में भी देखें, और मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मैं 12-14 महीने से जो देख रहा हूं वो बाय द बुक बिहेव कर रही है, जैसे कि इकोनॉमीज को बिहेव करना चाहिए जब वो फंड से एंगेज होती हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, ग्रॉस एक्सटर्नल नीड्स जो हैं वो फंड इंश्योर करता है वो पूरी हो जाएं, और इस दफा इससे कुछ डीपर चीजें जो हैं वो हुई हैं। वो क्या हुई हैं कि आपने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंगेज हुई, आपने लेजिस्लेट किया एग्रीकल्चर का, चाहे उसके इजरा में आपको एक डिले दिखाई दे रहा है, एक गवर्नेंस के साइड पे भी काम हो रहा है, एक डेट की जो ट्रैजेक्टरी है उसको संभालने के लिए स्पेशली जो रेट्स नीचे आए हैं उससे आपका जो पब्लिक डेट है उसकी कॉस्ट 9,800 कहीं थी इस साल में, अब मेरा ख्याल है 8,600, 700, 800 के करीब आ जाएगी। 1,000 अरब का आपको उधर बेनिफिट मिला है। आने वाले दिनों में भी चूंकि इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे आ गई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आई थिंक द रेटिंग अपग्रेड वाज ड्यू। अब व्हाई डज इट मैटर? आई मीन एक जनरल टर्म्स में तो जरूर इसके ऑप्टिक्स, जैसे सुहेल ने एक्सप्लेन किया, मैटर करते
करते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा इसलिए मैटर करती है कि ये ब्रिज करती है उस गैप को जो मेरे दरमियान एज अ कंट्री और इन्वेस्टर के दरमियान है कैपिटल मार्केट्स में। आपकी कैपिटल मार्केट्स जो है वो ये देखती हैं कि रिलेटिवली कोई और मुल्क और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको बताती है। जैसे सुहेल ने कहा अभी, देखिए बी माइनस इज नॉट अ ग्रेट कंपनी टू बी इन, मतलब केनिया, इराक, अंगोला ये ममालिक हैं जो बी माइनस में है। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी मस्ट स्टिक टू दैट पाथ, बट स्टिल इट रीअफर्म्स द स्टेटस कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म पाथ है उसको फॉलो किया है और जो मार्केट रिस्क या क्रेडिट रिस्क है पाकिस्तान का वो कम हो गया है। आई एम रियली होपिंग कि आने वाले साल जो इस वक्त जो कैलेंडर ईयर चल रहा है हमारी रसाई जो है वो हो जाएगी कैपिटल मार्केट्स में। दो पाकिस्तान इज वेल फंडेड इन टर्म्स ऑफ जो हमारे 13 और 3 यानी कि 13 हमारे बायलैटरल रोल ओवर्स होते हैं वो तो हमें कराने ही पड़ेंगे, 3 जो हैं हमारे कमर्शियल रोल ओवर्स हैं वो भी कराने ही पड़ेंगे, बाकी जो मल्टीलैटरल्स के साथ एंगेजमेंट्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। बट व्हाट वी शुड नाउ बी थिंकिंग इज कि हम किस तरह 5 या 10 साल का लॉन्ग टर्म जो डेट है एट गुड रेट सिक्योर करें। आई थिंक दिस kind of finds us a path towards that, but we should think of a higher rating in the coming 6 to 8 months जब next review में जाएंगे उनके साथ। और सर साहब आज भी जो पाकिस्तान की जो बॉन्ड है एग्जिस्टिंग उसके रेट्स में बेहतरी की खबर आई कि जैसे ही रेटिंग आउटलुक बेहतर होने की खबर आई, पाकिस्तान को जब IMF की कंडीशन थी फाइनेंसिंग का इंतजाम करने की तो पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स के पास जा रहा था तो वो भी बहुत महंगा कह रहे थे कि जी आपको कर्जा मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट्स का रास्ता तो था नहीं पाकिस्तान को उस तरीके से अवेलेबल इन हालात में। फिर हमें नज़र आया कि पाकिस्तान अगर के लिए जो फाइनेंसिंग के मामलात हैं मल्टीलैटरल जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तरफ से भी इस साल में नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तान सरप्लस कर रहा है और कर्ज उतार रहा है मगर हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बड़ी वीक रही है। उसमें कोई बेहतरी आ सकती है कि हमें फाइनेंसिंग अवेलेबल भी हो जाए, रेट्स भी ज़रा बेहतर हो जाएँ? देखिए 3 तरह की बोरोइंग है, जिस तरह आपने भी इशारा दिया कि मल्टीलैटरल बोरोइंग में थोड़ी आसानी और बायलैटरल जो कंट्री टू कंट्री होते हैं उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे चाइना है जो आपको सपोर्ट करता रहता है, उसको भी ज़रा कॉन्फिडेंस होगा कि रेटिंग अपग्रेड हुई है। इसी तरह जो कमर्शियल थी बोरिंग जो इंटरनेशनल जो मिडल ईस्ट के कमर्शियल बैंक्स देते हैं उसके रेट्स आपको ज़्यादा मिल रहे थे, हो सकता है कि आधा 1% कम हो जाए। मगर जो तीसरा एक सोर्स है जो पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया है वो है यूरो बॉन्ड या सुकूक, जिस तरह खाकान भाई ने भी कहा, बिल्कुल बजा कहा कि 5 साल का, 10 साल का है, 8 साल का ले लें। वहाँ मुझे उम्मीद कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। उसका रीज़न 2 हैं। एक तो आपको पता है ग्लोबल हालात क्या हैं, जो यूएस में इंटरेस्ट रेट जो अप एंड डाउन हो रहे हैं 10 ईयर बॉन्ड के और 2 ईयर बॉन्ड के, नंबर 1। नंबर 2 जो 10 साल पहले पाकिस्तान 6-7% पे बोरोइंग करता था, उस वक्त अमेरिका में रेट और दुनिया भर में रेट बिल्कुल 0 के करीब, 0-1-2% के करीब होते थे। अभी जो अमेरिका में रेट हैं 4-4.5%, तो पाकिस्तान को अगर सुकूक मिल भी गया 9-10-11% पे तो वो पॉलिटिकली इतना अच्छा स्टेप नहीं होगा और शायद हुकूमत एक सुकूक 9% पे या 9.5% पे, ऑल्दो स्प्रेड वही है जो पाकिस्तान का B- रेटिंग का होता है, मगर एक आम आदमी को समझाना कि हमने 9% पे डॉलर में बोरोइंग की बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है तीसरा एवेन्यू जो है बोरोइंग का वो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा B- होने के बावजूद। हाउएवर मैं यही कहता चलूँ जो मैंने आपके बेशुमार प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान को रिलायंस करना चाहिए कि उसके रिजर्व पोजीशन इंटरनल फंड से बने। हमें करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसको अगले 2-3 साल तक चलाना होगा, चाहे इंपोर्ट कर्टेल करनी पड़े या चाहे कुछ और करना पड़े। हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा और रिलायंस ऑन डेट कम करनी पड़ेगी ताकि हमें जो बूम एंड बस्ट का प्रॉब्लम रहा है वो ना है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बोरिंग में आसानी होगी, मगर जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की जो विंडो है वो अभी भी चैलेंजिंग रहेगी पाकिस्तान के लिए। हाँ साहब, आप कैसे देख रहे हैं? यही रास्ता है जो सुहेल साहब बता रहे हैं कि हमें 2-3 साल तक ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए?
लेकिन जी नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे तो फुली रिलाई करना चाहिए। रेमिटेंस को आपने काफ़ी सीधा किया है और मैंने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि ईद का इफेक्ट तो अपना है ही है, पर स्टेप अप हुई है रेमिटेंस बिकॉज पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट बाहर ज़्यादा लेने गए हैं। आपने कुछ रेगुलराइज किया है, फॉर्मल चैनल्स में आए हैं, आपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक किया, BC कैटेगरी के लोग जो मनी चेंजेस थे उनको ख़त्म किया, फिर हवाला हुंडी पे कुछ आपने क्रैक डाउन किया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग, ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड a role, और जो ओपन का और जो इंटरबैंक का रेट वो हुआ। सो यू नो ये नॉन डेट क्रिएटिंग में तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक्सपोर्ट्स अगेन फंडामेंटली शाहजेब मैं बार बार कहता हूं कि ये जो टाइम एंड स्पेस है 10 साल में तीसरी दफा फंड के एंगेजमेंट के बाद मिली है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर। 20-22 अरब डॉलर के रिजर्व्स तो तब भी हो गए थे जब 13-16 का प्रोग्राम करके आ रहे थे, फिर 19 में रिजर्व्स दोबारा बढ़े थे। ये एक टिपिकल बिहेवियर है पाकिस्तान इकोनॉमी का, बट ये टाइम एंड स्पेस यूज करना है कि नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपने जरूर बढ़ाना है, और उसके लिए फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी का जो टाइम है, और 2025 इसके लिए क्रूशल है। आपको क्लियरली मैक्रो स्टेबिलिटी है, बट गुड फॉर ग्रोथ होना एक बड़ी फर्क चीज है। ये जो इस वक्त फिच की रेटिंग आपको बेहतर हुई है, इससे जरूर जो प्राइवेटाइजेशन आपने करनी है उसमें एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेटिंग आप देखते हैं। जरूर जो कमर्शियल है वो चूंकि चाइना से है, मिडल ईस्ट से है, एक सॉवरन सा कमर्शियल है, उसकी हम हर दफा 3 अरब डॉलर करवा लेते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर हो, बट लॉन्ग टर्म डेट आपने जरूर लेने के लिए जाना है। वो इस साल में जाएं, देखते हैं कि इस रेटिंग को और कितना बेहतर कर सकते हैं। अगर रिजर्व्स का बिल्डअप होता चला जाता है, हम 3 महीने की जो इंपोर्ट कवर है उसको क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि इस मालियाती साल में अगर 13-14 अरब डॉलर करते हैं, पूरे कैलेंडर ईयर में कहीं 16 अरब डॉलर के करीब जाते हैं। मल्टीलैटरल फ्लोज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए उसमें तो हमने चूंकि प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर करने होते हैं, तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर करेंगे उतने मल्टीलैटरल फ्लोज जो है वो इंप्रूव करेंगे। अब एक IFC का भी आर्म है जिसके थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी बोरोइंग अगर 2 अरब डॉलर की अगले साल में करने की कोशिश करते हैं, बट पाकिस्तान को अपने टेनर को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म डेट में जाना है, ताकि ये जो हर साल 13-16 अरब एक खड़ा हो जाता है। और ये मैं बार बार अब आपके प्रोग्राम में पहली दफा ये कहता हूं कि ये जो हम कहते हैं ना हमने 100 अरब डॉलर देने हैं, शाहजेब दैट्स नॉट अ करेक्ट पोजीशन। लेट्स से कि मैं 16 अरब डॉलर इस साल पे कर देता, तो अगले साल तो मुझे सिर्फ 8-9 अरब डॉलर देने थे, एक्चुअली अगले साल 8 और उससे अगले साल 9 अरब डॉलर वापस करने, राइट? तो एक तो प्लीज क्लियर रहें कि यही 25 रिपीट हो रहा है लार्जली, 16 तो बिल्कुल क्लियरली चूंकि रीप्रोफाइल हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। सो ये जो 100 अरब डॉलर की लोग कहते हैं दैट ऑल्सो नीड्स अ करेक्शन, बट ये हमें अभी, मैं इसको भी कहता हूं कि इसका भी टेनर थोड़ा सा हमें 2-3 साल, अगर हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। आई रिमेंबर आपने पहले भी कहा था कि इसको बेहतर है कि 3 साल के लिए करा लें ताकि बार बार ये इतना बड़ा नंबर ना नजर आ रहा हो, और खबरें आई थी कि हुकूमत ने बात भी की, मगर गालिबन उस वक्त दोस्त ममालिक नहीं माने। अब अगर रेटिंग बेहतर होती है, हुकूमत बात करती है, तो क्या सिनेरियो बनता है? बट सोहेल साहब, एक जो बार बार सवाल उठ रहा है वो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं नजर आ रही, इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव, पावर जनरेशन नेगेटिव। जब आप ये कहते हैं कि ऐसे ही रहे 2-3 साल, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जिससे जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट के मामलात, लोगों के रोजगार न मिलने के मामलात, वो तो अपनी जगह पर रहेंगे। नहीं, मेरा कहने का मकसद ऐसे का मतलब ये नहीं है कि हम 2% से बढ़ें। हम लास्ट ईयर 2.5% थे, इस साल 3% होंगे, अगले साल हमें रियलिस्टिकली 4% का टारगेट करना है। तो जब 4% का टारगेट होगा तो आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, पावर के नंबर भी बेहतर होते हुए आएंगे, मगर इसके अलावा जो नंबर हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जैसे बाइक सेल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, डीजल की सेल्स है वो बेहतर हुई है, पेट्रोल की सेल्स है वो बेहतर हुई है, सीमेंट की सेल्स 3-4 साल से गिर रही थी, अभी बेहतर हुई हैं। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें 7-8, तो 4-5 में बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं। और अभी जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसका एक टाइम लैग के साथ इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो मेरे ख्याल में 4% का अगले साल हम GDP ग्रोथ कर लें तो उसमें कुछ इंडस्ट्रियल का, कुछ एग्रीकल्चर का और कुछ सर्विसेज का फैक्टर होगा। और जब हम 4 कर लेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद, यानी अगले 12 से 15 माह के बाद, हमें एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट लोगों की ज़िंदगी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में हमें पेशेंस रहना चाहिए। अगला साल तकरीबन 15 महीने थोड़े से चैलेंजिंग होंगे और हमें इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली नज़र आएगी। खगर साहब, आप बताइएगा, इस करंट अकाउंट सरप्लस को मेंटेन करते हुए रेमिटेंसेस ज़रूर बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंजेस भी हो सकते हैं। आपको लगता है हम एक डिसेंट ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे?
देखिए, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ कि व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट पाकिस्तान इज कि आर वी गुड फॉर ग्रोथ, और गुड फॉर ग्रोथ किस लेवल पर है। देखिए, गुड फॉर ग्रोथ का मतलब ये है कि हम कंपेटिटिव हों कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसमें अभी आपने कुछ थोड़ा सा एक टेल विंड मिली है, 17% बिजली के टैरिफ में इंडस्ट्रियल में कमी आई है। कुछ इंटरनेशनली तेल की कीमत, याद रखिए तेल $85 का और तेल $65 का अरब डॉलर की सेविंग आ रही है। सो इंपोर्ट संभल गई है, सो करंट अकाउंट संभल गया। आपको बहुत टेल विंड्स हैं, 22% से पॉलिसी रेट 12% पे है। अब अगर आप फंडामेंटली ये नहीं चेंज कर सकते कि मुल्क की जो इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो फिस्कल की हों, जैसे अब आपने पॉलिसी चेंजेस करके टैक्सेस तो लगाकर अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया, मालियाती खसारा कम किया, पर अगर आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इस बजट में दिखाएं, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इस बजट में दिखाएं कि कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शेयर हो रहा है प्रोविंसेस से, दिखाएं कि अपनी जो एजुकेशन हेल्थ जो सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे चले गए हैं, वहां पे आपने कमी की है। नौकरियां बहुत सी जो आपने बंद की हैं वो हैं जो जिस पे कोई बैठा हुआ नहीं था। अब दिखाएं कि आपने रियली जो डिविजन्स हैं 43 वो कम करने गए हैं। अब ये हैं वो चीजें जो आपके फिस्कल को ऐसा लाएंगे। करंट अकाउंट का बहुत बड़ा कॉरिलेशन अगर आप ग्राफ देखेंगे पाकिस्तान का फिस्कल से है, तो एक तो वहीं संभल जाएगा, बिकॉज जब फिस्कल में खर्चा आता है, इंपोर्ट बढ़ती है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट प्रॉब्लम में आता है। जो और टेल विंड्स आपको मिल रही हैं विच आर द फॉलोइंग, एक तो इंटरनल ये टेल विंड्स हैं, दूसरा आपको दूसरी मार्केट्स देखनी है। अगर कोई कहीं पे टैरिफ ज्यादा आ रहा है और वो चीज शिफ्ट कर रही है, अगर चाइना से मोबाइल इंडिया जा रहा है बनने के लिए, 1/5 ऑफ जो मोबाइल बन रहा है वो अमेरिका का इंडिया चला गया है, तो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? क्या अपैरल कोई पाकिस्तान में भी शिफ्ट करना चाहिए? सो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ वर्क्स जो पाकिस्तान कर सके। फिर देखिए, डीरेगुलेशन की बहुत बात होती है, या आसानी से हम कह देते हैं कि जी डीरेगुलेट मुल्क को करना चाहिए, पर डीरेगुलेशन एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना डोमेस्टिक बूस्ट इन सारे ममालिक ने दिया। देखिए, इंडिया में 90 में इस जब पोजीशन में था इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन, ये तीन ही चीजें हैं ना जो आपने करने जानी है। अगर फिस्कल को आप इस तरह संभालें जैसे हमने बात की है, कोई बिग टिकट आइटम आपको 2025 में पीआईए हो, कोई और चीज हो, दिखाना पड़ेगा। रेकोडिक की बलोचिस्तान में बात हो रही है, लिथियम कॉपर गोल्ड का इंटरेस्ट है। सो इस पूरी स्टोरी को जो आप बिल्ड कर रहे हैं, इसमें अब आपको ऑपरेशनली दिखाना पड़ेगा कि वी आर गुड टू डू समथिंग। और फिर जो ग्रोथ के लीवर्स हैं उनको आपको अगले 1.5-1 साल में फिक्स करना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं आएगी, देखिए ग्रोथ अब बाहर के पैसों से कहीं नहीं आती। ये अगर आप पॉल रोमर को पढ़ें, जो अब एंडोजेनस ग्रोथ है वो तो विद इन आती है, वो कहां से आती है? फर्म्स बिकम मोर प्रोडक्टिव, तो फर्म्स को जाके अपने साइजेस, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये तो ओनस सब उन पे चला गया। लेबर प्रोडक्टिविटी ये कैसे बेहतर होगी कि अगर आप अगले 2-3 साल में जैसे इंडिया आईआईटीज बना रहा था, तो आप भी फिर फोकस करेंगे आप क्या बनाना चाहते हैं। और इन दी एंड जो आपकी असल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है आपको, उसमें आप क्या कर सकते हैं। 5 मिलियन बेल्स फॉर कॉटन इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान टू राइट, कि आपने 6 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करनी है। सो ये स्टोरीज हैं जो अगले 2 साल में अगर आप लिखेंगे, तो जो मैं कहता हूं गुड फॉर ग्रोथ की स्टोरी आप लिख सकते हैं। देन व्हेन यू एक्सेलरेट के एंडोजेनस यानी कि फ्रॉम विद इन ये ग्रोथ स्टोरी निकलेगी, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हुए, तो ये करंट अकाउंट जो है वो खुद ही संभल जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक अगर पैसे आएंगे भी तो डोमेस्टिक सप्लाई उस नीड को पूरा कर रही होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज़म सवाती की इमरान खान से हालिया मुलाकात और उनकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इमरान खान की इजाज़त मिलने के दावे के बाद तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूजन का शिकार लग रही थी। पार्टी क़यादत 2 धड़ों में तकसीम थी। पार्टी का एक बड़ा हिस्सा आज़म सवाती के दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी इमरान खान से मिलने के बाद आज़म सवाती के दावे की तस्दीक कर दी थी। मगर आज जब दोबारा बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी को भी ऐसे मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया जिसमें डील का तासुर। हमारे लिस्ट के मुताबिक जो हम वाज़ा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक, उसमें से 2 वकील मैं और सलमान सफदर साहब चले गए। बाकी 4 वकील अली इमरान, 7 राय करल साहब, 7 फैसल चौधरी साहब, वो तीनों भी शामिल थे। इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। खान साहब ने मुझे आज स्टेटमेंट से दी है, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है
और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया है। मिस्टर गौहर खान के इस बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इमरान खान आदम सवाती को दिए गए पैगाम से मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। इसके अलावा मिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने सख्ती से हिदायत दी हैं कि पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म के बयान नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने अलायंस के हवाले से बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ाने की हिदायत भी की। खान साहब ने आज एक बार फिर सख्ती से पार्टी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की है। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के, और पार्टी में इनसाइड डिसिप्लिन होगी, लेकिन आउटसाइड कोई बंदा बात नहीं करेगा। हमारी अलायंस पे खान साहब ने बात की है। अलायंस के साथ हमारी बातचीत काफ़ी तूल पकड़ रही है। खान साहब ने कहा है अभी हिदायत यही है कि अलायंस वालों के साथ अपनी बातचीत एक्सपेडाइट करें, और हमारे सारे ऑप्शन बशमूल हमारे एहतजाज वगैरह ऑन द टेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्तसर एजेंडे पे सब इकट्ठा हो। इमरान खान के पैगामात के हवाले से तनाज़ा इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि इमरान खान से मुलाकातों को जेल इंतज़ामिया कंट्रोल कर रही है और अपनी मर्जी के अफराद को ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। आज मंगल को इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन था, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने एक दफ़ा फिर ना ही इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने दिया और ना ही सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त दी। जेल इंतज़ामिया ने अपनी मर्जी के मुताबिक पीटीआई की फराहम करदा लिस्ट में से सिर्फ 2 वकला को मुलाकात की इजाज़त दी, जिनमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान सफदर शामिल थे। साथ ही फैसल चौधरी समेत 4 ऐसे वकला को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई जिनका नाम पीटीआई की लिस्ट में था ही नहीं। इस सूरत हाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि तीसरा हफ्ता है, मुझे नहीं मिलने दे रहे, आज भी रोका गया है। अगर कोई लिस्ट से बाहर मुलाकात के लिए जाएगा तो उसको पार्टी से मुनहरिफ समझा जाएगा। कोई वजह नहीं है, अदालत का हुक्म है, हमारा ये हक है कानून के तहत। आज ये तीसरा हफ्ता है ये मुझे नहीं मिलने दे रहे। रीमा बीबी को, बहनों को भी इन्होंने रोका हुआ है। बाकी लोग तो कुछ गए हैं अंदर, देखते हैं आज किसको मिलने देते हैं, किसको नहीं मिलने देते। बहरहाल हमारी पार्लिमानी पार्टी और पोलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया है कि कोई शख्स जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं अंदर जाएगा। अगर कोई शख्स फहरिस्त से बाहर अंदर जाता है तो उसको पार्टी का मुनहरिफ समझा जाएगा। पिछली दफ़ा भी कुछ लोग जो है लिस्ट के थे ना, इसलिए मैंने एक स्टैंड लिया और हमारी पोलिटिकल कमेटी ने उसकी तायीद की है कि लिस्ट के बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत ये शिकायत कर रही थी कि अमरीकी कांग्रेस के 3 रुकनी वफ़द से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीटीआई को मदऊ नहीं किया गया। कल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने स्पीकर पर तनकीद की थी, लेकिन रात में कौमी असम्बली में पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने तस्लीम किया था कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से वीकेंड पर पार्टी के चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया गया था। और आज खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन को मदऊ किया गया था। मैंने जो बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और व्हिप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। मुझे पता है ना कि ये कई दफा ये चीजें आ जाती, तो मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है, फोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, वो सारा कुछ है, मेरे स्टाफ के पास भी है। देखें ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। रिपोर्टर्स की अदालत में अगर एविडेंस पेश करना पड़ा तो मैं एविडेंस सारा है हमारे पास। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने स्पीकर के बयान पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा है कि पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी थी और ना कोई दावतनामा मिला था पीटीआई के लिए। अमरीकी कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान और उनसे मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत रखती है क्योंकि गुज़िश्ता साल ट्रंप जब इलेक्शन मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त से ही पीटीआई लॉबिंग कर रही थी, तासुर दे रही थी, उम्मीद लगा रही थी कि ट्रंप इमरान खान के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, इसलिए अगर वो सदर बन गए तो वो पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे और पीटीआई की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। पीटीआई अपनी लॉबिंग के जरिए अमरीकी अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतजामिया के मुमकिन अहदेदारों से इमरान खान के हक में बयानात भी दिलवाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि लॉबिंग बेनतीजा साबित हो रही है क्योंकि ट्रंप को ओहदा संभाले हुए अब 3 महीने होने वाले हैं, मगर ट्रंप इंतजामिया की इमरान खान के हवाले से फिलहाल कोई तवज्जो ही नज़र नहीं आ रही है, बल्कि जो बाअसर अमरीकी शख्सियात इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रही थी वो भी अब खामोश होती जा रही हैं, जिससे हुकूमत पर एतमाद होती जा रही है। इन दिनों अमरीकी कांग्रेस के 3 अरकान पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये तीनों अफराद भी माजी करीब में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा चुके थे, मगर आज स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अमरीकी वफ़द ने इमरान खान का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हमारा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
आपसे मुलाकात हुई अमेरिकन वफद की, क्या स्पेसिफिकली उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात का कोई मुतालबा किया या उनका कोई मामला उठाया आपके साथ? उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अमरीकी वफ्द की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों के दौरान इमरान खान के हवाले से अदम तवज्जुही पर पीटीआई के सोशल मीडिया सारिफीन शदीद मायूसी के इजहार के साथ साथ अमरीकी वफ्द से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। बीबीसी में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के इन अरकान पर पीटीआई के हामी अकाउंट्स की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही है, जिसकी एक वजह यह भी है कि माजी में इन अरकान ने इमरान खान की रिहाई समेत कई मुतालबात किए थे। जैसे इस टीम की क़यादत करने वाले कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने 23 जनवरी को एक्स पर लिखा था कि हक़ाइक़ वाज़े हैं, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का वक्त नहीं है, इमरान खान को रिहा करो। इससे पहले अक्टूबर 2024 में अमरीकी कांग्रेस के दर्जनों अरकान ने इमरान खान को कैद किए जाने के खिलाफ सदर बाइडेन को खत लिखा था, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई थी। इस खत में यह सवाल भी किया गया था कि क्या अमरीका पाकिस्तान की फौजी क़यादत समेत उन एहलकारों के साथ रवाबित कायम करता है जिन पर जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इस खत पर अमरीकी कांग्रेस के जिन अरकान ने दस्तखत किए थे उनमें डेमोक्रेट पार्टी की खारजा उमूर कमेटी के रुकन जोनाथन जैक्सन भी शामिल थे, जो पाकिस्तान में आने वाले इस 3 रुकनी वफ्द का हिस्सा है, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। सिर्फ यही नहीं, वफ्द के बाकी 2 अरकान थॉमस स्वाजी और जैक बर्गमैन ने अक्टूबर 2024 के दौरान उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा था, जिसमें तशवीश का इज़हार किया गया था कि हमें पाकिस्तान में इमरान खान, उनकी क़ैद, उनके हामियों के मुज़ाहिरों और मुबैना क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक़ कई सरगर्मियों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। जबकि इससे पहले नवंबर 2023 के दौरान अमरीकी कांग्रेस में एक बिल मुतारिफ कराया गया था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की फराहमी का मुतालबा किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान में आए अमरीकी वफ्द के सरबराह जैक बर्गमैन इस बिल के स्पॉन्सर थे, जिसके मतन में यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान में फ़ौज मुल्क की सियासत पर गैर मुनासिब असर रसूख रखती है। इस सब के अलावा सोशल मीडिया पर जैक बर्गमैन के मुईद पीरज़ादा को दिए गए हालिया इंटरव्यू का हवाला भी दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने दौरा पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात की बात की थी। इस सूरत हाल से हुकूमत काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही है और वह दावा भी कर रही है कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं और अमरीका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से लाताल्लुक है। सहाफ़ी रिजवान शहजाद की खबर के मुताबिक हुकूमत के अंदर यह खामोश एहसास उभर रहा है कि इमरान खान को कम अज़ कम फ़िलहाल वाशिंगटन से वो लाइफ लाइन मिलने का इम्कान नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी। सोशल मीडिया पर क़यास सराइयाँ गर्दिश करती रहीं और यह ख्याल तक़वियत पाता रहा कि वाइट हाउस से सिर्फ एक फ़ोन कॉल साबिक़ वज़ीर आज़म की तकदीर बदल सकती है। ताहम नून लीग के नए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ हालिया सिफारती राब्तों से लगता है कि पीटीआई की तवक्कात मुबालगा आराई के अलावा कुछ न थी। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर नून लीग के एक सीनियर वज़ीर ने कहा कि इमरान खान अमरीकी तरजीहात की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। सीनियर वज़ीर ने इंकिशाफ किया कि यह नुक्ता नज़र हालिया अमरीकी हुक्काम से होने वाली मुलाकातों के दौरान सामने आया। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी हम मनसबों से कहा कि इमरान खान की क़ैद के हवाले से सोशल मीडिया मुहिम को नज़रअंदाज करें। सीनियर वज़ीर के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने इमरान खान के मामले पर कोई बाज़ाब्ता तशवीश भी जाहिर नहीं की, बल्कि हमारे हालिया राब्तों में यह वाज़ेह हुआ कि वो इमरान खान के हवाले से दिलचस्पी ही नहीं रखते और उनका कहना था कि सोशल मीडिया के शोर शराबे से परेशान ना हो, ये उनके लिए कोई मसला ही नहीं था, इसलिए किसी लेवल पर उठाया ही नहीं गया। बहरहाल इमरान खान की वकला से मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी मुलाकात करने वालों में शामिल थे, मगर उनका नाम पार्टी की तरफ से दी गई फहरिस्त में शामिल नहीं था। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, आज आप इमरान खान साहब से मिले, लिस्ट में आपका नाम नहीं था, आपकी मुलाकात हुई। सलमान खान राजा साहब ने कहा था कि जो लिस्ट के अलावा मिलेगा वो मुनहरिफ तस्वुर किया जाएगा, मगर आपने जो ट्वीट किया है उसमें आपने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने तो हैरत का इजहार किया कि क्यों कुछ मुलाकातियों को पाबंद कर रहे हैं, जिसको इजाज़त मिले उसको मुलाकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक मौका मिलता है, अगर इस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी तो मुलाकात का मौका हासिल नहीं होगा। तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाबंदियां हो और पार्टी ये पाबंदियां लगाए कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। जी, आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि क्योंकि लिस्ट जो है ना शाहजेब साहब कभी भी फॉलो नहीं होती। इमरान खान साहब के से मैंने खुद साइन करवा के भी देता रहा हूँ, लेकिन ये कभी मुझे रोक लिया, मेरे जूनियर को भेज दिया। यानी वहाँ पे अडयाला में आज तो खैर पहुँचना भी एक मुश्किल काम था, तो गलियों से हमें क्योंकि थोड़ा सा एज होता है लोकल होने का, तो वहाँ पे मैं पहुँच गया था। तो काफ़ी देर 1.5 घंटे गर्मी में इंतज़ार करने के बाद हुआ तो खान साहब ने ये कहा कि 7 दिनों के बाद एक मौका मिलता है। सो जो आएगा वो मिलेगा, तो एक राब्ता या एक कनेक्शन तो बहाल होगा ना, क्योंकि अदरवाइज़ तो अगर कोई नहीं आएगा तो फिर तो 7 दिनों के बाद भी मुलाकात नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा जेल में होता है, जेल की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो ये जो मीटिंग्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए जो अलीमा बीबी की और ये जो मीटिंग्स रखवाई गई हैं ये बड़ी काबिल एतराज़ बात है, ये ज़्यादती की बात है। बहनें हैं, वो खून का रिश्ता है, आइनी और कानूनी हक है,
उनको जिस तरह से रोका जाता है, जिस तरह से रोका गया है, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। उन्होंने इस पर भी अफसोस का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया कि क्यों अलीमा बीबी को और दीगर को नहीं आने दिया जा रहा। डेफिनेटली फिर उस पर वो ही वॉज नॉट हैप्पी और उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से उन्होंने कहा कि आप जो इस पर जो कंटेम्प्ट है वो लगाएं और इसकी जो बाकी चीज़ें जो हैं उसको जो एक कानूनी तरीक़ेकार है, 2 की अदालतों में जो सूरत हाल है उनको पता है, इसका इदराक है, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी भी जो मुलाकात है उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लाजमी हो और ये उनका बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट हक है। और 1 महीने से जो उनका ये मुलाकातें बंद हैं, ये मैं इसको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये काबिल मज़म्मत बात है। मतलब अब मुझे एक सूरत हाल क्योंकि पार्टी के अरकान के लिए वाज़ेह कर दीजिए, सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं हम देंगे लिस्ट, एक जो कमेटी है वो, और वो लोग मिलेंगे, उसके अलावा जो गया और मिला वो मुनहरिफ ख्याल किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा भाई जिसको इजाज़त मिलती है वो आए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन मिलता है तो ये तो फिर किसी से नहीं मिल पाऊंगा मैं। वो ये कहना है कि जो को इजाज़त मिले वो आ जाए पार्टी का रुकन और मुझसे मिल ले। बिल्कुल ऐसी ही बात उन्होंने की है और यही बात उन्होंने आज इसकी और ये जो ट्वीट भी है ये वो भी उनके हुक्म पे होती है। अगर वो ना कहते बाहर क्या कि आप ये ट्वीट ना करो तो मैं कभी भी नहीं करता। ये खान साहब जैसे कहते हैं, जैसे डायरेक्शंस होती हैं उसके मुताबिक होती है। और फिर मैंने उनको ये भी कहा है कि जो वॉर ऑफ नैरेटिव, देखिए ये जो नैरेटिव बयानिए की जंग थी वो इमरान खान साहब हमेशा जीतते रहे हैं और जेल के अंदर बैठ के भी उन्होंने अपना बयानिया दिया है। तो मैंने कहा ये जो आपकी कंसेंट है, आपको पता है मेरा उस पर कैटेगोरिकल स्टैंस है कि वो गलत है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कंसेंट देने का नुकसान हुआ है इमरान खान के कॉज को। वो जो उनका नैरेटिव है उसके ऊपर फिर इसलिए आपने देखा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी 12 के बाद की है और जो उन्होंने उनका पैगाम है वो किया है। सब तो वो जो पैगाम है ये ज़रा मुझे बताएगा कि फिर आजम सवाती या फिर अली अमीन गंडापुर को वो कह रहे हैं कि बात करो ही नहीं, या फिर बात कर सकते हो डील की, या मेरे बारे में बात मत करो, बात करने की इजाज़त है। और फिर क्या अगर फिर बात करें तो क्या करें? देखिए शाहज़ेब साहब, उन्होंने इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी की है और सख्ती से तासुर की नफ़ी की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग ज़बान ज़द-ए-आम था। और उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि आप जाके बात करें। हाँ, अली अमीन और आज़म सवाती साहब आए थे और उन्होंने कहा कि जी हम उनसे बात करें, तो मैंने उनको कहा कि मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, अगर बात करना चाहे तो कोई भी बंदा बात कर ले पाकिस्तान के लिए। मेरे मुकदमात या बुशरा बीबी के मुकदमात ये तो इसका कोई कभी भी टॉक्स का या नेगोशिएशंस का मुद्दा ही नहीं रहा। तो वो उन्होंने ये कहा कि जो अगर आप सवाती साहब या अली अमीन साहब मुल्क के लिए कोई बात करना चाहते हैं, ये मुझे तो पहले भी बात हुई थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप जाके बात करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और अगर जो सवाल है वो ये कि अगर सवाती साहब ज़ाहिर अब किसी से अगर बात करेंगे और पार्टी की तरफ से तासुर, और इमरान खान साहब का भी कह दिया कि उनके पास मैंडेट ही नहीं है बात करने का, तो फिर कोई बात करेगा, वो कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, कोई फ़ायदा होगा उनके किसी भी बात का, फिर वो ना ही करें? शाहज़ेब साहब देखिए, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। सियासी तौर पे कोई भी बात अगर होगी तो इमरान खान साहब को ख़ुद एंगेज करना पड़ेगा ना हुकूमत को। और हुकूमत जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये इसको तब तक ख़त्म नहीं कर सकती जब तक इमरान खान साहब ऑन बोर्ड ना हो। और इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर वो कोई भी स्वाति साहब हों, अली अमीन साहब हों या दूसरे अकाबरीन हों, वो एक फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात तो इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान साहब के बीच में होनी है। अब ये बात उसके लिए माहौल बनाना, उसके लिए अपोजिशन अलायंस का क्रिएट करना या सियासी दबाव करना, या फिर अगर वो बात कोई अलायंस बनता है उसके प्लेटफॉर्म से होना है। सो दीज आर समथिंग विच इज़ वेरी प्री मेच्योर। इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, ट्रायल उनके रोक दिए गए हैं। तो ये जो सख्तियाँ हैं ये इससे भी ज़ाहिर होता है ना कि कोई बातचीत नहीं हो रही। देखिए ना, जिस तरह से एक पहरा लग जाता है, बात जो है वो नई मुलाकात होने दी जाती है, तो और सियासी मुलाकातों पे पाबंदी है। उन्होंने माइन एंड मिनरल्स बिल का भी स्पेशली कहा कि जब तक अली अमीन साहब और सीनियर क़यादत आके मुझसे मिले, ब्रीफ करें, और तब तक तो इस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं ये भी तो आपको जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डिक्टेशन तो नहीं लेंगे। वो ज़ाहिर है अगर कोई बात करेगा या कोई ब्रिज करने की कोशिश करेगा, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम, बट हतमी तौर पे तो इमरान खान साहब को एक एंगेज करना पड़ेगा। साहब जो पार्टी प्लेटफॉर्म से बताएगा कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से भी मना किया है पार्टी के रहनुमाओं को। गालिबन आपने कहा कि सलमान अकबर राजा साहब का जो बैरिस्टर गौहर खान साहब के हवाले से बयान था उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया।
जी बिल्कुल, वो उन्होंने जो बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, कभी भी नहीं करते, और पार्टी का एक डिसिप्लिन भी होता है, और इस तरह से जो ट्वीट्स और ये वो आना जो है वो ज़ाती की बात है। और ख़ासकर चेयरमैन है मिस्टर गौर शरीफुल नफ्स आदमी हैं, महज़ब आदमी हैं, और जो उस तरह की जो बातें हैं वो नहीं आनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये जो आपने बात की ना कि मुनहरिफ और डिसिप्लिनरी कार्रवाई, इसके ऊपर भी खान साहब का ये ख्याल था कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मैं कहता हूँ वो नहीं हो सकती। पॉलिटिकल पार्टीज में तो इंक्लूजन होती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, भांत भांत के लोग होते हैं, हर किसी की आरा होती है, राय को सुनना होता है। सो वो चीज़ों को साथ लेके जो है चलना है। और डिसिप्लिनरी एक्शन जो मुलाकातों के हवाले से हैं, तो इस पर भी उन्होंने गौर साहब को और बाकियों को कहा कि वो आप इस पर बिल्कुल ना, इस पर ना जाएँ। पॉलिटिकल पार्टी जो कोई आता है मिलने तो मोस्ट वेलकम, जिसको इजाज़त मिलती मिले तो सही ना। आप ये कह रहे हैं सलमान अकबर साहब ने जितने ऐलान किए कि पार्टी जो नाम देगी उसके अलावा जो जाएगा इजाज़त नहीं है जाने की, जो गया तो मुनहरिफ ख्याल होगा। इसके अलावा जो सलमान अकबर साहब ने बयानात दिए मिस्टर गौर खान साहब के हवाले से कि वो लास्ट टाइम गए थे, वो उन सबको इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया कि सारे इक़दामात और ये सारे ऐलानात को वो ओन नहीं करे वगैरह गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वो इसको मोतबर ख्याल नहीं करते, और उनका ये ख्याल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाना चाहिए। और ये सारी बातें कोई भी हो, शाहज़ेब साहब, ये तो नापसंदीदा ही होंगी ना। कौन पसंद करेगा कि पार्टी में अगर ख़ासकर अब वो जेल में हैं तो पार्टी इस तरह से अगर आपस में बाहम दस्तो गिरबान होगी तो इसको तो कोई भी लीडर पसंद नहीं करेगा। तो आज उन्होंने इसमें हदायत दी, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी काबरीन जो हैं इसके ऊपर वो तो जो भी देंगे और इसको वो सुनेंगे। और ये जो आपस की जो छोटी छोटी बातें हैं ये मीडिया पे या इस पर नहीं आनी चाहिए। एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है, चेयरमैन है गौर साहब और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी हैं, तो ये सारे अहदेदारान जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चले और इमरान खान की राय के लिए कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त वर्कर जो हैं वो तो लाएमल देखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब कैसे रहा होंगे। एक ही मतमा नज़र है हम सबका, उस पर लिए जो भी काम करेगा उसके लिए साथ भी खड़े होंगे, साथ भी देंगे, जो अगर जो उसके सोबतें भी हैं वो भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन एक सियासी पायदार लाएमल इमरान खान साहब की रहाई का फौरी तौर पर आना चाहिए, और पार्टी को इस पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। आज बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके शमशाबाद में बस के करीब धमाका हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान कांस्टेबली के 3 एहलकार शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक RTC कलात से बलूचिस्तान कांस्टेबली के एहलकारों को ले जाने वाली बस पर IED धमाका किया गया। इससे पहले हफ्ते को रात को ईरान के पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मरने वाले 8 अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब से था, और वो ईरान के अफगान सरहद से मुत्तसिल शहर मेहरिस्तान में गाड़ियों की मरम्मत का काम करते थे, जहाँ उन्हें निशाना बनाया गया। वाक़ई की जिम्मेदारी कलअदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की थी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल कशीदा होती जा रही है। सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई हालिया बदअमनी के ताने बाने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, जबकि इसमें अमरीकी फोर्सेस की जानिब से छोड़ा गया असलहा भी अहम किरदार अदा कर रहा है। और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस हवाले से अहम तफसीलात भी शाया की गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट के लिए रिक नोवाक, एलेक्स हॉर्टन, हक नवाज खान और शाइख हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी 2018 को अमेरिका की एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से अफगानिस्तान जाने वाली एक M4A1 कार्बिन राइफल गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की जानिब से होने वाले हाईजैकिंग के मकाम से बरामद हुई थी। यह ख़राब हालत में मिली राइफल, जिस पर सीरियल नंबर और फैक्ट्री का लोगो लगा हुआ था, अरबों डॉलर्स मालियत के उस अमरीकी फौजी सामान का हिस्सा थी जो अफगान फोर्सेस को फराहम किया गया था, और जिसमें से बहुत सा सामान 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था। और बाद में इन हथियारों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में हथियारों की मार्केटों और शिद्दत पसंदों के हाथों में पहुंच गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकाम जंग के असरात किस तरह बरसों बाद और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी महसूस किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ एक दहाई की पेशरफ्त के बाद शुमाल में जिहादियों से लेकर जनूब मगरिब में बलोच अलहदगी पसंदों तक पाकिस्तान अब मुतअद्दिद इंसर्जेंसीज पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, जिन्हें किसी हद तक इन अमरीकी हथियारों से तक़वियत मिली है। और वो अमरीकी साख्ता खुदकार राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन गॉगल्स जो असल में अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए फराहम किए गए थे, अब पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP और दीगर गिरोहों के हाथों न्यूक्लियर ताकत के हामिल मुल्क पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी शिद्दत पसंदों, असलहा फरोशों और सरकारी हुकाम ने तस्दीक
तस्दीक की है। मई 2024 में पाकिस्तानी हुक्काम ने वॉशिंगटन पोस्ट को दर्जनों ऐसे हथियारों तक रसाई दी जो उनके मुताबिक गिरफ्तार या मारे गए शिद्दत पसंदों से बरामद किए गए थे। और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की कि सहाफियों को दिखाए गए इन हथियारों में से 63 अमरीकी हुकूमत की जानिब से अफगान फोर्सेस को फराहम किए गए थे, जिनमें ज्यादातर M16 राइफल्स थी, जबकि इनमें कुछ जदीद मॉडल्स की M4 कार्बिन राइफल्स भी शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तानी हुक्काम ने सहाफियों को PVS-14 नाइट विजन डिवाइसेस का एक मुख्तसर जखीरा भी दिखाया था जो अमरीकी मुसल्लह अफवाज आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं। ताहम इन डिवाइसेस की बतौर अमरीकी अमला का आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। 11 मार्च को बलोच शिद्दत पसंदों के ट्रेन हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने 3 अमरीकी राइफल्स के सीरियल नंबर फराहम किए जो मुबैना तौर पर हमला आवरों ने इस्तेमाल की थी। वॉशिंगटन पोस्ट को अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें से कम 2 राइफल्स अमरीकी जखीरे से थी और अफगान फोर्सेस को फराहम की गई थी। इससे पहले जनवरी के आखिर में पाकिस्तानी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी जदीद हथियारों की मौजूदगी एक गहरी तशवीश का बाइस बनी हुई है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये धमकी दे रखी है कि अगर अफगान तालिबान ने अमरीकी फराहम करदा फौजी साजो सामान वापस ना किया तो अफगानिस्तान के लिए मुअत्तल शुदा इमदाद मुस्तकिल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। ट्रंप की इस धमकी से इस्लामाबाद में एक बार फिर यह उम्मीद पैदा हो गई है कि अमरीका अपने लापता फौजी साजो सामान का हिसाब किताब करने के लिए अब ज्यादा संजीदगी से कदम उठाएगा। लेकिन ज्यादातर तज्जियाकारों का मानना है कि गैर कानूनी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्रंप के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि यह हथियार अब अफगानिस्तान की मिल्कियत हैं, कोई भी हमसे ये हथियार वापस नहीं ले सकता है। वाज़ेह है कि अमरीकी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन या सिगार की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो उस वक्त मुल्क में अमरीका की जानिब से फराहम करदा अंदाज़न $7 अरब से जायद की मालियत का फौजी साजो सामान था और अमरीकी फौज का अफगान फोर्सेस को दिए गए हथियारों का रिकॉर्ड रखने का निज़ाम गैर मुतवाज़न और नाकिस था, जिसे अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से अचानक और गैर मुनज़्ज़म इनखला ने मज़ीद ख़राब कर दिया था। और साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत में अमरीकी हुक्काम ने इस सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करने से ही इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में पेंटागन ने अपने एक बयान में कहा था कि दिफाई साजो सामान और हथियार इंतहाई एहतियात और दुश्मन के हाथ लगने के खतरात को मद्देनज़र रखकर फराहम किए गए थे और उन्हें वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। जबकि इस दौरान पेंटागन ने तस्लीम किया कि यह फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया होगा, जिसके बाद वो या तो उनके ज़ेर इस्तेमाल होगा या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया होगा। एक आला अमरीकी डिफेंस ओहदेदार ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जब यह असलहा अफगान हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया तो यह उनकी मिल्कियत और जिम्मेदारी बन गई। इस ओहदेदार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों से कब्जे में लिए गए हथियार उन तमाम हथियारों के मुकाबले में निहायत कलील मिकदार में हैं जो हमने एक दहाई से ज़्यादा अरसे में अफगान हुकूमत के लिए ख़रीदे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गैर महफूज सरहद के साथ साथ गैर कानूनी असलाह बाज़ारों में तवील अरसे से शिद्दत पसंदों और दीगर मुजरिमों के साथ कारोबार होता रहा है। उनमें से सबसे पुराना बाजार दरा आदम खेल में है जो पेशावर के जनूब में वाक़ है। असलहे के व्यापारियों का कहना है कि इस बाजार की बुनियाद 19वीं सदी के वस्त में पहली एंग्लो अफगान जंग के दौरान पड़ी थी। ताहम हालिया बरसों में इस बाजार की सबसे ज़्यादा हंगामा खेज सरगर्मियाँ उस वक्त देखने में आईं जब अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया था। कलदम TTP के एक सीनियर रुकन कारी शुएब बाजोड़ी के मुताबिक असलहे की तलब बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनके जंगजुओं ने कम कीमतों और असलहे की वाफर दस्तियाबी से फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों ने इन हथियारों की मदद से अपनी बगावत को मजीद बढ़ाया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन बाज़ारों पर छापे मारे और व्यापारियों को गिरफ्तार किया और अब जो चंद M4 राइफल्स दस्तियाब हैं वो भी खुफिया तौर पर रखी जाती हैं और उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। ताहम कारी शुएब बाजोड़ी का कहना है कि TTP को अब भी गैर कानूनी सामान बआसानी दस्तियाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जारी होने वाले प्रोपेगेंडा मवाद में TTP के जंगजू अमरीकी साख्ता नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल ऑप्टिक्स से लेस M4 राइफल्स और राइफल पर नस्ब इंफ्रारेड लेज़र के साथ दिखाई दिए हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल ये नतीजा अख़ज़ किया गया था कि अफ़गान तालिबान के निचले दर्जे के जंगजू बराह रास्त TTP को असलहा और सामान फराहम करते हैं, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान दोनों ने इस दावे की तरदीद की है। इसके अलावा अगरचे ख़ित्ते में गैर मुल्की इमदाद के मुंजमिद होने और अमरीकी पनाह गुज़ीन दाखिला प्रोग्राम की मुअत्तली जैसे इक़दामात से मज़ीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम अब भी ट्रंप इंतज़ामिया से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बाइडन इंतज़ामिया ने वो हथियार वहीं छोड़ दिए थे और हमारा मानना है कि अमेरिका को इस मामले में कुछ करना चाहिए, वो अफ़गान तालिबान से उन्हें ख़रीद ले या कोई और इक़दाम करे।
इसके अलावा हाल ही में जब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टैरिफ्स के मामले पर गुफ्तगू हुई थी, उसमें भी इस मामले पर बात हुई थी। जबकि गुज़िश्ता दिनों यह खबर भी सामने आई थी कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी हथियारों का तकरीबन निस्फ अफगान तालिबान के कब्जे से गायब हो चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बीबीसी को बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हासिल किए गए 5 लाख हथियार या तो ज़ाया हो चुके हैं, फ़रोख्त किए जा चुके हैं या फिर दूसरे गिरोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कि उनमें से कुछ हथियार अलकायदा से वाबस्ता गिरोह के हाथों में चले गए हैं। एक साबिक अफगान एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान का कंट्रोल संभाल लिया था, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका की जानिब से पिछली अफगान हुकूमत को फराहम किए गए थे। ज़राए ने बताया है कि तालिबान ने गुज़िश्ता साल के अवाखिर में दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी के सामने एतराफ़ किया था कि कम अज़ कम आधे हथियार और आलात अब लापता हो चुके हैं। कमेटी के एक रुकन के बकौल उन्होंने तस्दीक की है कि 5 लाख अशिया लापता हैं और दीगर ज़राए इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। इससे पहले फरवरी में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और यमन की अंसारुल्लाह तहरीक समेत अलकायदा से वाबस्ता तंजीमें तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा हथियारों तक रसाई हासिल कर रही हैं या उन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। ताहम इस रिपोर्ट के जवाब में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बीबीसी को बताया कि वो हथियारों की हिफाजत और ज़खायर को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और वो स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।